हेलो बच्चों, यू आर वॉचिंग जेई नीटोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी, दैट इज चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि हाउ द सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड। सेल साइकिल कैसे कंट्रोल होती है, इसको कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन से होते हैं। बेटा, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में इंटरफेस को पूरी तरह से कंप्लीट कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो बेटा, आज हम देखने वाले हैं कि G1 to S, S to G2 एंड G2 to M, ये चारों फेजेस किस किस तरह से कंप्लीट होते हैं और इनको मेंटेन कौन करता है, इनको रेगुलेट कौन करता है, इनको कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन कौन है। बेटा, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं G1 to S। बेटा, जनरली क्या होता है ना कि सेल साइकिल में हमारे दो चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स बेटा किसे कहते हैं? चेक पॉइंट्स हम उन्हें कहते हैं जहां से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी सेल साइकिल प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है। तो जनरली वो चेक पॉइंट्स बेटा हमारे कौन कौन है? देयर आर टू चेक पॉइंट्स। द फर्स्ट चेक पॉइंट इज G1 to S। जब हम जीवन साइकिल से S फेज में जाते हैं तब यहां हमारे पास एक चेक पॉइंट दिखाई देता है जिसको हम बेटा कैसे डिनोट करते हैं? G1 to S। एंड द सेकेंड चेक पॉइंट इज G2 to M। जब हम G2 फेज से M फेज में एंटर करते हैं तो यहां हमारा एक चेक पॉइंट होता है। ये चेक पॉइंट्स करते क्या है? एक्चुअली ये हमें बताते हैं कि सेल साइकिल इज रनिंग ऑन द राइट वे और ऑन द रॉन्ग वे। ओके, तो अब हम देखने वाले हैं कि बेटा इसको रेगुलेट कौन करता है। देखो बेटा, सेल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कुछ एक एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स को हम कहते हैं बेटा काइनेज एंजाइम्स। क्या कहते हैं बेटा? काइनेज एंजाइम्स के नाम से हम उन्हें जानते हैं। एक्चुअली ये एंजाइम्स कहां से बनते हैं? बेटा, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स को बेटा हमने जीवन साइकिल में प्रिपेयर किया था। अगर आपको याद हो तो हम जीवन फेज में प्रोटीन का सिंथेसिस इनिशिएट करा के आए थे, राइट ना? तो एक्चुअली वही प्रोटीन्स हमारी क्या बनाती हैं? काइनेज एंजाइम बनाती हैं बेटा। ये काइनेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो इनको ये कैसे वर्क करते हैं बेटा? जनरली इसको वर्क कराने के लिए इसका एक्टिवेट होना जरूरी होता है, क्योंकि जो प्रोटीन जीवन फेज में बनती है वो इनएक्टिवेट होती है, और इस इनएक्टिविटी को एक्टिवेट कराने के लिए हमारे पास आती है बेटा एस साइक्लिन प्रोटीन एंड एम साइक्लिन प्रोटीन। ये दो टाइप की प्रोटीन होती है जो हमारे काइनेज एंजाइम्स को एक्टिवेट कराने में हेल्प करती है। अब जैसे ही काइनेज एंजाइम्स एस साइक्लिन प्रोटीन से रिएक्ट करता है तो वहां पे ये एक नया कंपाउंड बना के प्रिपेयर करता है जिसको बेटा हम किस नाम से जानते हैं? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। किस नाम से जानते हैं बेटा? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। बेटा, इसको शॉर्टली आपको अलग अलग बुक्स में देखने को मिलेगा CDK, राइट बेटा। अब अगर हम बात करें कि एस साइक्लिन जब काइनेज एंजाइम से रिएक्ट करता है तो यहां पे ये कौन से उसमें दिखाई देगा हमें बेटा? ये इसको हम जीवन साइक्लिन के नाम से भी जानते हैं। जीवन साइक्लिन इज कैपेबल टू रेप्लिकेट द DNA। जो जीवन साइक्लिन होता है बेटा, ये DNA को रेप्लिकेट करने के लिए कैपेबल होता है, मतलब इसके पास कैपेसिटी होती है कि ये DNA का रेप्लिकेशन करा सकता है। अब आप मुझे बताएं कि DNA का रेप्लिकेशन हमने कहां पे इनिशिएट किया था बेटा? बेटा, आपको याद हो ना, तो जब हम जीवन से एस फेज में आए थे तो एस फेज में हमने DNA का सिंथेसिस इनिशिएट किया था, और इसीलिए हम इसको सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते थे। यस और नो?
तो बेटा यहां हमने एक चेक पॉइंट है कि अगर सेल एस फेज में एंटर कर गई है, इसका मतलब वहां पे डीएनए का सिंथेसिस इनिशिएट होगा, और ये डीएनए का सिंथेसिस इनिशिएट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल बेटा कौन होती है? G1 साइक्लिन। क्या होगा अगर G1 साइक्लिन प्रोड्यूस ना हो? तो बेटा वहां पे डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा, और इसीलिए कहा जाता है, मैं लास्ट वीडियो में बता के आया, इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर एक बार सेल G1 से एस फेज में एंटर कर गई तो उसका सेल डिवीजन होना डेफिनिट हो जाता है, हर हाल में उसका सेल डिवीजन होगा ही होगा। यस और नो? तो बेटा एक चेक पॉइंट हमारा हो गया G1 टू एस, दिस इज द फर्स्ट चेक पॉइंट, जहां पे कौन एक्ट करता है बेटा? G1 साइक्लिन। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस इनिशिएट हो जाता है। अब यहां जब हम G2 फेज देखते हैं तो G2 फेज में डीएनए कंप्लीटली रेडी हो जाता है, और अब ये अपने आप को डिवाइड करने के लिए कैपेबल है। तो बेटा जो G2 M की बात करें अगर हम, मतलब G2 से जब हम M फेज में जा रहे हैं तो एक चेक पॉइंट हमारा यहां होता है, और इस चेक पॉइंट की अगर बात करते हैं तो बेटा यहां पे कौन एक्ट करता है? यहां पे एक्ट करता है बेटा हमारे पास एम साइक्लिन प्रोटीन। एम साइक्लिन की बात करें बेटा, ये क्या करने वाला है? इट इज कैपेबल ऑफ टर्निंग ऑन द माइटोसिस, मतलब जैसे ही एम साइक्लिन का प्रोडक्शन होता है ये हमें सिग्नल दे देता है कि भाई साहब अब आपको कुछ नहीं करना है, अब फटाफट आप सेल को डिवाइड करा दो, माइटोसिस करा दो। माइटोसिस मतलब एक सेल से दो सेल्स बना दो। ये भाई साहब हमें ये सिग्नल देके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एम साइक्लिन का प्रोडक्शन G2 फेज में नहीं होता है तो क्या सेल डिवाइड करेगी? ना बेटा, सेल डिवाइड नहीं करेगी, क्योंकि सेल को डिवाइड कराने के लिए एम साइक्लिन ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे यहां हमारे पास एस साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक उसी तरह से एम साइक्लिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द माइटोसिस। तो बेटा ये हमारे दो चेक पॉइंट्स होते हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए आते हैं हमारे स्पेशल टाइप्स के एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स बेटा कौन बनाता है? दीज आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स इन एनी सेल्स। किसी भी सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं बेटा वो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, और उन प्रोटीन से मिलकर हमारे ये एंजाइम्स बने होते हैं जो कि इनएक्टिवेट होते हैं, और ये एक्टिवेट होते हैं दो टाइप की प्रोटीन से जिनका फंक्शन अभी मैंने आपको बताया दो चेक पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, तो दीज आर द चेक पॉइंट्स। तो इस तरह से हमारी सेल साइकिल जो है वो रेगुलेट होती है। अब सेल जो है क्या करना स्टार्ट कर देगी? माइटोसिस स्टार्ट कर देगी। तो ठीक है, अब माइटोसिस डिस्कस करते हैं हम कि माइटोसिस क्या होता है और सेल कैसे कैसे डिवाइड करेगी। तो फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग माइटोसिस डिस्कस करते हैं। राइट, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने वाले हैं माइटोसिस। बेटा माइटोसिस क्यों होता है ये जानना ज्यादा जरूरी है, तो पहले हम ये समझ लें कि माइटोसिस हो क्यों रहा है, मतलब सिग्निफिकेंसेस ऑफ माइटोसिस क्या क्या होते हैं। बेटा सबसे पहला रीजन है माइटोसिस होने का कि हमें पता है बेटा जब किसी भी सेल्स की ग्रोथ होती है ना, तो उस ग्रोथ के दौरान सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर हमें दिखता है बेटा उसके साइटोप्लाज्मिक इंक्रीमेंट में दिखता है। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, और इसके अंदर एक न्यूक्लियस है। अब ये सेल क्या करेगी बेटा? अपनी ग्रोथ करेगी। तो उस कंडीशन में जो ग्रोथ होगी वो किस में होगी बेटा? इसके साइटोप्लाज्म में होगी, एज वेल एज इसके अंदर जितना भी सेल कंटेंट होगा उस कंटेंट की भी ग्रोथ होगी, उसमें भी डुप्लीकेशन होगा। जैसे कि डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स हैं, मतलब जो सारे की सारे
सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे इसमें प्रेजेंट हैं, तो उनकी भी ग्रोथ होगी। अब मसला ये है कि ये न्यूक्लियस, हमें बहुत अच्छे से पता है ये बात कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दिस सेल। अब यही न्यूक्लियस इस सेल की भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। तो बेटा आप मुझे बताओ, इज दिस पॉसिबल दैट सेम न्यूक्लियस कैन रेगुलेट द metabolic activities of a small cell as well as a large cell? ना बेटा, it is not possible। तो बेटा इस पूरी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ये सेल्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। कितने पार्ट में बेटा? ये हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, एक ये और एक ये, ठीक। अब मसला ये है कि ये डिवाइड हो गई तो किस लिए डिवाइड हुई? देखो बेटा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि पहले हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सपोज कर लेते हैं बेटा इस ये है हमारे पास Bn, राइट। अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑल ओवर द सेल कि पूरी सेल का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सेल। तो बेटा एक बात बताओ, सेल के अंदर न्यूक्लियस है ना, तो इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम को पहले हम माइनस करेंगे इस पूरी सेल के वॉल्यूम से, तभी तो हमने पूरी सेल का वॉल्यूम पता लगेगा। तो पहले हमें यही पता लग जाए कि भाई वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है ना। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म सपोज कर लो बेटा BC है, यस और नो, और BC माइनस BN मतलब इस साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम से अगर मैं ये न्यूक्लियस का वॉल्यूम माइनस करा दूं तो मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल मिल जाएगा, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या कराना पड़ेगा बेटा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सेल सॉरी साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, है ना। तो बेटा इसी रेशियो को रीस्टोर करना है। सेल क्या कर रही है बेटा, पहले छोटी थी फिर बड़ी हुई और फिर से छोटी हो गई। इसका मतलब जो इसका रेशियो था इस वॉल्यूम का, इस न्यूक्लियस के वॉल्यूम का और इस सेल के वॉल्यूम का जो रेशियो था, इस सेल को ये मेंटेन करना था, है ना, फिर से उसी फॉर्म में लाना था। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को तो रेगुलेट कर रहा है, लेकिन ये बड़ी सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट नहीं कर रहा है बेटा। इसीलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है टू रेस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियो बच्चों क्या, न्यूक्लियस, राइट ना। एंड साइटोप्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है उसको मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो अब बेटा इसको हम कहते हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। क्या कहते हैं, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कैसे निकालेंगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल, और वॉल्यूम ऑफ सेल बेटा क्या है हमारे पास, BC माइनस BN, ठीक है। तो सपोज करो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बेटा पहले हमारे पास था 5, ठीक, और बेटा ये बाद में भी क्या रहा 5, लेकिन साइटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस था बेटा हमारे पास ये था 10, सपोज कर लेते हैं। अब बेटा ये डबल हो गया, अब कितना हो गया 20। तो उस कंडीशन में अगर मैं इसकी बात करूं बेटा तो इसकी टोटल सेल का वॉल्यूम कितना होगा बेटा, आप यहां लगा सकते हैं। देखो अब मैंने दो केसेस लिए हैं, दोनों को अलग अलग बात करते हैं। पहले इसकी बात करते हैं, दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। बेटा हमने यही वॉल्यूम रखना है सेल का, ठीक है, इसीलिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है।
तो ये वॉल्यूम कितना निकलेगा बेटा सेल का हमारे पास, दैट इज 10-5, यस और नो। तो ये कितना बचने वाला हमारे पास 5। अब ये 10-5 क्यों निकलेगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये कितना आ रहा है 10-5, तो ऑल ओवर ये कितना हो गया 5। ऐसे ही बेटा अगर हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस तो बेटा ये कितना है हमारे पास, देखो 5 अभी हमने लिया, तो दिस इज 5, राइट ना। बट इसकी अगर हम बात करते हैं दिस केस, सेकंड केस की, मैं यहां लिखता हूं सेकंड केस। बेटा सेकंड केस में वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कितना है, V ऑफ C माइनस V ऑफ N। बेटा ये कितना है 20, इट इज 20 माइनस न्यूक्लियस कितना है 5, तो बेटा ये कितना हो गया हमारे पास 15, और बेटा यहां कितना था 5। तो अगर अब हम बात करें रेशियो की, तो बेटा इसमें इसका रेशियो क्या आने वाला है, फर्स्ट केस का रेशियो देखते हैं बेटा 5 क्योंकि अभी अभी हमने देखा भैया ये वाला फॉर्मूला, इधर मैं दिखाता हूं आपको फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का रेशियो आने वाला है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना हमारे पास बेटा 5, सेकंड सॉरी वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म बेटा अभी हमने निकाल के आया, यहाँ पे कितना बचा था 5, तो इसका रेशियो जो आएगा बेटा वो कितना है 1, ठीक। ऐसे ही बेटा अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, इस वाले की। बेटा ये कितना आ रहा है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस दैट इज अगेन 5, ठीक। अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ सेल, तो बेटा ये कितना है हमारे पास, इट इज 15, तो बेटा ये कितना हुआ हमारे पास 1/3। अब हो गया ना, देखो डिस्टर्ब, यहां 1 आ रहा है, यहां 1/3 आ रहा है, लेकिन हमने ये रेशियो क्या करना है, मेंटेन करना है। और इसी मेंटेनेंस के लिए हम इस सेल को 2 पार्ट में अगर डिवाइड कर देंगे, तो बेटा यहां हमारा न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगेन ये तो सेम ही रहेगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूर चेंज हो जाएगा भाई। 20 है, 2 इक्वल पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 10। ऐसे ही इसकी अगर न्यूक्लियस की बात करें, इसका वॉल्यूम 5, और अगर बात करें तो इसका वॉल्यूम बेटा हमारे पास अगेन 10। तो बेटा 5 और 10 का अभी अभी रेशियो निकाला हमने, कितना आ रहा था 1, तो इसका जब रेशियो निकालेंगे तब भी कितना आएगा 1, मतलब 1। तो हम देखो क्या कर लिया हमने, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को रिस्टोर कर लिया, मतलब जो पहले था वही हम बाद में भी ले आए। यही हमें करना होता है, और इसीलिए सेल 2 पार्ट में डिवाइड करती है। तो बेटा ये तो था पहला रीजन। अब सेकंड रीजन की तरफ अगर हम चलें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। सेकंड रीजन की तरफ अगर हम चलें तो टू मेंटेन द सरफेस वॉल्यूम रेशियो, कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो क्या होता है बेटा। बेटा जैसे हम सभी को पता है कि जब सेल्स ग्रो करती है, ये सेल बेटा क्या करेगी, ग्रो करेगी, है ना। तो ग्रो करने के लिए, अपनी ग्रोथ कराने के लिए क्या ये एनर्जी नहीं लेगी, ऑब्वियसली लेगी। क्या न्यूट्रिशन नहीं लेगी, ऑब्वियसली लेगी। तो बेटा जब ये न्यूट्रिशन लेगी तो किससे लेगी, सेल सरफेस से लेगी, यस और नो बेटा। तो ये जो सेल सरफेस है इसकी, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये क्या ले रही है बेटा, न्यूट्रिशन ले रही है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, हम सपोज करो हमारे पास जो सेल थी वो ये थी, लेकिन ये ग्रो करके इतनी बड़ी हो गई। तो बेटा पहले अभी जैसे मैंने बताया, मेंटेन द सरफेस वॉल्यूम रेशियो, सरफेस और वॉल्यूम। द फर्स्ट इज द सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम, ये इस रेशियो को मेंटेन करना है। जैसे सपोज करो बेटा इसकी सरफेस मैंने इसको अगर सरफेस निकालनी है तो इसको सीधा करना पड़ेगा, राइट। तो मैंने इसको यहां से कट किया और इसकी सरफेस जो है वो इतनी आ रही है, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने बेटा सपोज कर लेते हैं, इसको कट करके मैंने जब इसको सीधा इससे एक स्ट्रेट लाइन बनाया तो इसकी सरफेस ये आ रही है, ठीक है। सपोज करो बेटा ये 5 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है,
या 10 मान लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। लेकिन अगर इसके वॉल्यूम की बात करें बेटा, क्या बेटा वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम है बेटा 5 और इसके वॉल्यूम की बात करें अगर, तो बेटा इसका वॉल्यूम है हमारे पास 20। कितना है बेटा 20 और सरफेस बेटा कितनी है 10। इसको हमने मेंटेन करना है। देखो भाई सरफेस एरिया इसका कितना है 5 अपॉन वॉल्यूम कितना है 5, तो कितना आने वाला है बेटा 1। लेकिन अगर हम इसका निकालें तो बेटा इसका सरफेस एरिया कितना है 10 और इसका वॉल्यूम कितना है बेटा इट इज 20, तो बेटा ये कितना आ रहा है 1.5 मतलब 0.5, क्या बेटा दैट इज 0.5। मतलब ये हुआ कि पहले सरफेस एरिया और वॉल्यूम का जो रेशियो था वो 1 था, बाद में 0.5 हो गया। मतलब जितनी ग्रोथ हो रही है सरफेस एरिया उतना कम हो रहा है। तो कम सरफेस एरिया होगा तो बेटा डिफ्यूजन भी कम होगा और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन भी ज्यादा होगा। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी सेल ग्रो कर रही है तो बेटा जितना उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है उससे कम उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम हमारा ट्वाइस बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया हमारा सिंगल लाइन में बढ़ रहा है, ठीक है ना। देख सकते हैं आप यहां पे सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हुआ 5, लेकिन वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो रहा है 3 टाइम्स। पहले 5 था अब 20 हो गया है ना। तो इस कंडीशन में वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है सरफेस एरिया कम बढ़ रहा है और हमें रिक्वायरमेंट है बेटा सरफेस की। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है सरफेस की। क्यों, हमें करानी है ग्रोथ और ग्रोथ कराने के लिए बेटा हमें कराना होता है डिफ्यूजन। क्या कराना होता है बेटा डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन अगर हम बात करें तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये किसके थ्रू होएगा बेटा सरफेस के। तो हमें सरफेस मेंटेन करनी होती है, इसीलिए ये सेल अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में 2 पार्ट में। अब बेटा कंडीशन ये है कि इसका वॉल्यूम अगेन कितना हो जाएगा 5, इसका वॉल्यूम अगेन कितना हो जाएगा 5 और इसके अगर सरफेस एरिया की बात करें तो बेटा वो भी कितना रहेगा 5 और ये भी कितना रहेगा 5। तो इसका रेशियो अगर हम निकालें बेटा तो अगेन इसका रेशियो कितना आने वाला है 1। इसका रेशियो निकालें बेटा तो इसका रेशियो कितना आने वाला है 1। तो जो पहले रेशियो था वही बाद में भी रेशियो आ गया, यस और नो। तो इस रेशियो को मेंटेन करने के लिए सेल 2 पार्ट में ग्रो 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती है, यस और नो। ओके, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज सिंगल सेल्स। बेटा जैसे हम सभी को पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसका फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से ही होता है। उसकी जो ग्रोथ होती है बेटा वो एक सिंगल सेल से मिलकर ही होती है और उस सिंगल सेल को बेटा हम कहते हैं जाइगोट। बेटा ये जाइगोट में रेपिटेटिव माइटोटिक डिवीजन होता है और उस माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये सेल्स बार बार रेप्लिकेट करती रहती है और अपने आप को एक पूरे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा होगा तो वहां हम क्या करते हैं कि एक सेल एक जाइगोट होता है हमारे पास, ठीक है, और ये जाइगोट काय में कन्वर्ट होता है बेटा हमारी 3 लेयर्स में कन्वर्ट होता है ना। जो आउटर लेयर होती है बेटा इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। क्या कहते हैं एक्टोडर्म। जो मिडिल लेयर होती है इसको कहते हैं हम मेसोडर्म, ठीक है ना। एंड द इनर लेयर इज नोन एज एंडोडर्म, ठीक। तो हमारा जाइगोट माइटोटिक डिवीजन की वजह से ये 3 लेयर में कन्वर्ट होता है और ये 3 लेयर्स हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। मतलब हमारे हाथ पैर नाक कान फेस स्कल स्केलेटल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किडनी लंग्स पूरे के पूरे सारे ऑर्गन्स कौन बनाता है बेटा हमारे ये 3 सेल्स बनाती हैं। और ये 3 सेल्स क्यों बनती हैं बेटा, क्योंकि जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है और
कॉन्टिन्यूअसली ये ग्रो करती रहती है और एक पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेती है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ग्रोथ ऑफ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बेटा क्या हम मल्टी सेलुलर नहीं है? ऑब्वियसली मल्टी सेलुलर है, तो हमारा फॉर्मेशन अभी मैंने आपको करके बताया ना, तो इसको करने की कोई जरूरत है क्या? ऑब्वियसली। तो बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ भी माइटोसिस डिवीजन से ही होती है। नेक्स्ट बेटा फॉर द सेल रिपेयरिंग, आपको पता है ना कभी हमारे अगर कोई हीलिंग हो जाती है, कोई चोट लग जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी वो ब्लीडिंग जो होती है उन सेल्स से क्या वो लगातार होती है ना बेटा, कुछ टाइम के बाद वो सेल्स के ऊपर एक रेड ब्राउनिश कलर का स्कम आ जाता है जिसको हम खुरंट कहते हैं। यस और नो? तो बेटा ये क्यों आता है? एक्चुअली हमारी सेल्स की रिपेयरिंग होती है वहां पे। इसमें एक फिनोमेना और भी काम करता है बेटा जिसको हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है बेटा, वो हम आगे वाले चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। तो उन सेल्स में कॉन्टिन्यूअसली सेल डिवीजन होता रहता है। कौन सा बेटा? माइटोसिस होता रहता है, और इसी की वजह से हमारी सेल्स क्या करने लगती हैं, जो हमारी वुंडेड सेल्स होती हैं उनकी हीलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम बात करें बेटा स्किन सेल्स, हमारी जो स्किन सेल्स है, और ये तो मोस्ट एग्जाम्पल है बेटा ब्लड सेल्स आरबीसी। आपको पता नहीं है क्या 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, और आफ्टर 120 डेज उसको दूसरे बनना ही बनना है, रिप्लेस होती ही होती है। किससे होगी? ऑब्वियसली माइटोसिस डिवीजन से होगी यार। ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हम, माइटोसिस अकर्स ओनली इन द डिप्लॉइड सेल्स। ना ना ना, ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में नहीं होता है, कुछ हमारे लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लोअर प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं, है ना, कुछ हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, इनमें भी होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, क्योंकि माइटोसिस में मैं आपको पहले ही पढ़ा के आया था कि जो सेल्स होती है ये हमारे पास डिप्लॉइड होनी चाहिए। ठीक है, डिप्लॉइड सेल से दो सेल्स बनेंगी और ये दोनों कैसी रहेंगी बेटा? ये दोनों भी डिप्लॉइड ही रहेंगी। अगर आपने ये नहीं पता ये डिप्लॉइड क्यों रहेंगी, तो आप बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहां पे मियोसिस माइटोसिस का पूरा इंट्रोडक्शन बिल्कुल डिटेल में दिया है। राइट? तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? देखो जनरली हमें पता है कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। जैसे कि बेटा हमारे इंसेक्ट, मैंने वहां एग्जांपल मेंशन कर रखा है इंसेक्ट। इंसेक्ट में बेटा कौन? जैसे कि हनी बी है, हनी बी है ना, ये हैप्लॉइड होती है। ठीक, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें 16 होते हैं और ये होते हैं एन। और वो भी बेटा कौन? बेटा स्पेशल ड्रोन। कौन बेटा? ड्रोन। कई सारी हनीबीज होती हैं हमारी, जैसे क्वीन होती है, ड्रोन होती है। ठीक है, तो ड्रोन वाला जो हनीबी है इसमें हमारे नंबर ऑफ सेट एन होते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे कुछ लोअर प्लांट्स भी होते हैं। कौन बेटा? हमारे कुछ लोअर प्लांट्स, जैसे कि कौन हो सकते हैं बेटा? वो हो सकते हैं हमारे जैसे कि क्लामाइडोमोनास, इट इज ऑल्सो अ लोअर प्लांट्स। यस और नो बेटा? ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा, हाँ एक पॉइंट तो रह गया, ये भी हमारा कैसा होता है बेटा? एन, मतलब हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होने के बावजूद भी इनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जबकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है भाई साहब कि जो माइटोसिस डिवीजन है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये कुछ एक हमारे एक्सेप्शंस हैं, याद रखेंगे बेटा, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज एक्सेप्शंस में ही रहती है क्वेश्चन बनने की। ठीक है ना? तो दीज आर द एक्सेप्शंस जो कि हैप्लॉइड के केस हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है बेटा हमारे पास प्लांट्स की भी अगर हम बात करें, तो जितने भी हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, लाइक एपिकल मेरिस्टेम एंड लेटरल कैम्बियम, इनमें थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है। किसकी वजह से बेटा? माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से। ठीक है, तो बेटा अब तक हम लोगों ने ये देखा कि माइटोसिस सेल डिवीजन होता क्यों है। अब हम देखेंगे कि माइटोटिक सेल डिवीजन होता कैसे है, और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर
और नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आना जरूरी है। तो नोटिफिकेशन आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।